ओके, तो हम लोगों ने कल क्वेश्चंस किए थे बेस्ड ऑन जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल था। उसमें कुछ क्वेश्चंस हमारे रह गए थे और जाहिर सी बात उन लास्ट के क्वेश्चंस में आपको कुछ प्रॉब्लम भी रही होगी। ठीक है, अब हम उन्हें देखते हैं। तो हमारे जो लास्ट के 5 क्वेश्चन थे उनको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टू फिक्स्ड पॉइंट चार्जेस 4q एंड 2q आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस स्मॉल x। हमें कहा गया वेयर शुड द थर्ड पॉइंट चार्ज स्मॉल q बी प्लेस्ड फॉर इट टू बी इन इक्विलिब्रियम। ये आपको एक लाइन में गिवन है, आपको ये कहा गया है द चार्जेस हैव टू बी इन द सेम लाइन। ठीक है, तो अब आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अगर आप याद करो, मैंने आपको डिस्टेंस कैलकुलेशन के लिए बताया था, मैंने आपको 2 ट्रिक्स बताई थी, उस पर 2 इक्वेशंस बताई थी। जब भी हमें चार्ज की वैल्यू निकालनी होती है तो कॉर्नर वाले चार्ज के ऊपर नेट फोर्स निकालते हैं, और जब हमें डिस्टेंस निकालना होता है तब हम सेंटर वाले चार्ज के ऊपर की फोर्सेस निकालते हैं। तो इसको हम फिगर की फॉर्म में बना देते हैं। हमको क्वेश्चन में गिवन है एक चार्ज है 4q और दूसरा चार्ज है 2q। ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से कितनी दूरी पर गिवन है? ये क्वेश्चन में हमको गिवन है x दूरी पर। दे आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से x डिस्टेंस पर रखे गए। हमें कहा गया हमें बताना है वो तीसरा चार्ज q जो मैं बीच में प्लेस करूं। तो मान लो मैंने वो चार्ज प्लेस किया, q यहां पर रखा ताकि ये इक्विलिब्रियम में आ जाए। ठीक है जी, अब 4q इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इधर की तरफ F1, 2q इसके ऊपर फोर्स लगाएगा F2। सपोज इसकी दूरी a है यहां से, तो यहां से x माइनस a हो जाएगी। ठीक है, और अगर इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स इसके ऊपर 0 होगी। तो मैं लिखूंगा फॉर इक्विलिब्रियम एफ नेट शुड बी इक्वल टू 0। अब ये जो एफ नेट है ये निकाली जा सकती है F1 माइनस F2 इक्वल्स टू 0, या F1 शुड बी इक्वल टू F2। ठीक है, अब F1 क्या है? F1 है स्मॉल q के ऊपर फोर्स ड्यू टू 4q। तो F1 की वैल्यू आ जाएगी k 4q इंटू स्मॉल q, और इसकी दूरी है a अपॉन a स्क्वायर इक्वल्स टू F2। F2 है स्मॉल q के ऊपर फोर्स 2q की वजह से, तो ये आ जाएगा 2q इंटू स्मॉल q अपॉन इसकी दूरी है x माइनस a का स्क्वायर k q, और ये कैपिटल Q कैंसिल। तो मेरे पास आ गया यहां से 2 बन गया, तो मेरे पास आ गया 2x माइनस a का, इसको होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। यहाँ की वैल्यू इस 2 से ये 4 बन गया, यहाँ 2 बन गया, यहाँ पर कैंसिल होकर के ये बन गया 2। ये इधर मल्टीप्लाई हुआ, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ उधर जाके, तो मेरे पास आ गया 2x माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। या इसका स्क्वायर रूट लिख सकता हूं, तो मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 2x माइनस a इज इक्वल टू a, ब्रैकेट ओपन कर दो, रूट 2x माइनस रूट 2a इज इक्वल टू a। तो मेरे पास आ जाएगी वैल्यू रूट 2x इज इक्वल टू a प्लस रूट 2a, यानी रूट 2x इज इक्वल टू a कॉमन 1 प्लस रूट 2, या a की वैल्यू आ गई रूट टू अपॉन 1 प्लस रूट 2 टाइम्स x। ठीक है, ये आ गया वो डिस्टेंस जहां पर हमको उसे रखना पड़ेगा ताकि आपके पास आंसर आ जाए। अब रूट 2 की वैल्यू 1.414 होती है। जब आप ये वैल्यूज प्लेस कर देंगे यहां पर, तो आपके पास 1.414 अपॉन 2.414 आ जाएगा, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 0.59। करेक्ट? तो ये आ गया आपके पास सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये मैंने आपको एग्जांपल में करवाया भी था। ये क्वेश्चन है कि मान लीजिए आपके पास एक कैपिटल चार्ज है Q, और आपको उसको डिवाइड करना है 2 पार्ट में, एक स्मॉल q और एक कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। ठीक है, आपको बताना है कि आप उसको किस तरह से, उनका जो रेशियो है वो किस तरह से डिवाइड करो ताकि आपके पास जो फोर्स आए वो मैक्सिमम आए। ये मैं आपको ऑलरेडी एग्जांपल में करवा चुका हूं, एक बार फिर से बता देता हूं इनकेस अगर आपने वो क्लास मिस करी होगी तो। इसमें हम लोग यूज करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम।
देखिए सपोज मेरे पास ये था पूरा चार्ज कैपिटल क्यू, मैं इसको दो टुकड़ों में डिवाइड कर देता हूं, एक बन गया स्मॉल क्यू, तो दूसरा बन गया क्यू माइनस स्मॉल क्यू। अब जब मैं इनको एक दूसरे से आर डिस्टेंस की दूरी पर रखूंगा, सपोज मैंने यहां पर रखा क्यू और यहां रखा क्यू माइनस स्मॉल क्यू एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम ईच अदर, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे विद अ फोर्स एफ। और अगर मैं इस एफ की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो वो आ जाएगी के क्यू माइनस स्मॉल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अगर फोर्स को मैक्सिमम होना है, फॉर एफ इज इक्वल टू मैक्सिमम, डी एफ अपॉन डी क्यू शुड बी जीरो। ये मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट आपको क्लास 11th में पढ़ाया था मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में, कि जब भी हमें किसी क्वांटिटी की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होती है विद रिस्पेक्ट टू अ चेंज इन सब क्वांटिटी, तो हम उस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन, क्योंकि किसी भी क्वांटिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू सम अदर क्वांटिटी इज कॉल्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट, तो उसका df अपॉन dq शुड बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये f है मेरे पास, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू q करता हूं, तो d अपॉन dq और f की वैल्यू रखो यहां से k q माइनस स्मॉल q इंटू q अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो ये k भी कांस्टेंट है और r भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो k अपॉन आर स्क्वायर d अपॉन डी क्यू ऑफ क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। ये बन जाएगी इक्वेशन। इसका डिफरेंशिएशन करो, ये क्यू तो टोटल चार्ज था, ये तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, डी क्यू अपॉन डी क्यू बचेगा, तो मेरे पास बचेगा के अपॉन आर स्क्वायर क्यू डी क्यू अपॉन डी क्यू माइनस डी अपॉन डी क्यू ऑफ क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। तो मेरे पास आ जाएगा के अपॉन आर स्क्वायर, यहां पर ये बन जाएगा 1 क्यू माइनस 2 क्यू इक्वल्स टू जीरो। अब या तो ये जीरो है या ये जीरो, के तो कांस्टेंट है, हमको पता है कूलम्स कांस्टेंट, ये जीरो नहीं हो सकता, आर डिस्टेंस है, ये भी जीरो नहीं हो सकता, तो बचा क्या, क्यू माइनस 2 क्यू शुड बी इक्वल टू जीरो, या कैपिटल क्यू इज इक्वल टू 2 क्यू, या स्मॉल क्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू अपॉन 2। तो हमने यहां से रिजल्ट निकाला कि जब भी आप किसी चार्ज को तोड़ोगे, तो अगर आप उसको दो बराबर टुकड़ों में तोड़ोगे, तो उन दोनों टुकड़ों के बीच में जो फोर्स बनेगी एट एनी डिस्टेंस, वो हमेशा मैक्सिमम वैल्यू होगी अपनी फोर्स की फॉर दोज नंबर ऑफ चार्जेस। उस डिस्टेंस के लिए वो मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स होगी अगर जो चार्जेस हैं उनका रेशो 1:1 हो, यानी दोनों बराबर टुकड़ों में तोड़े जाएं, दो बराबर हिस्सों में। ठीक है, ये हमारा हो गया दूसरा क्वेश्चन इस पर बेस, ये मैं पहले भी आपको करवा चुका हूं। आपको दिक्कत लास्ट के दो क्वेश्चंस में रही होगी जो ऑसिलेशन टाइम पीरियड वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Two similarly equally charged identical metal spheres A and B repel each other with a force of 2 into 10 की पावर -5 न्यूटन। ठीक है, आपके पास दो स्फेयर्स हैं A और B, सपोज इनके पास चार्ज Q और Q है, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं विद अ फोर्स F, और इनके बीच की जो दूरी है फिलहाल वो R है, और क्वेश्चन के हिसाब से वो जो F है वो है 2 into 10 की पावर -5 न्यूटन। ये क्वेश्चन में हमको गिवन है। इसके बाद इन्होंने कहा अब मैं क्या करता हूं, अ थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर C is touched to A then placed at the midpoint between A and B। आपको कैलकुलेट करनी है C पर लगने वाली नेट फोर्स। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने C को A से टच किया ऐसे, तो जब मैं C को A से टच करूंगा तब Q के पास चार्ज Q/2 और C के पास चार्ज Q/2 हो जाएगा। ये मैं कंडक्शन में ऑलरेडी सिखा चुका हूं कि जब हम आइडेंटिकल बॉडीज को टच करते हैं जिनमें से एक चार्ज होती है और दूसरी अनचार्ज होती है, तो जो चार्ज है वो आधा आधा दोनों पर डिवाइड हो जाता है फॉर आइडेंटिकल बॉडीज, आइडेंटिकल कंडक्टर्स के लिए। ये केस हमने पढ़ा, तो ये Q/2 और Q/2 हो गया। अब सिचुएशन गिवन है
ये है ए, ये है सी और ये है बी। ए पर है चार्ज q/2, सी पर है चार्ज q/2 और बी पर है चार्ज q। ये दूरी है r/2, ये दूरी है r/2। बीच में रख दिया क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से आपको इस पर लगने वाली नेट फोर्स निकालनी। अब ये सेम चार्जेस है तो ए इसको रिपेल करेगा विद अ फोर्स Fa। अगर मैं Fa की वैल्यू निकालूं तो वो आ जाएगी K Q/2 इंटू Q/2 अपॉन r/2 का स्क्वायर। ये जो F है अगर मैं इसका फॉर्मूला निकालूं ये आ जाएगा KQ² अपॉन r²। यानी KQ² अपॉन r² की वैल्यू इतनी है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो इसको, ये आ जाएगा KQ² अपॉन 4 अपॉन r²अपॉन 4। 4 से 4 कैंसिल, यानी KQ² अपॉन r² कितनी आ गई? F के बराबर आ गई। Fa की वैल्यू कितनी आ गई? F के बराबर, यानी 2 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन। तो मैं लिख सकता हूं Fa की वैल्यू आई 2 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन। ये राइट हैंड साइड की तरफ लग रही है, इधर टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। ये किधर एक्ट कर रही है? टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। अब इसी तरह से बी वाला इसको रिपेल करेगा, उस फोर्स को हम नाम देते हैं एफ बी, ठीक है। अब एफ बी की वैल्यू निकालते हैं। एफ बी हो जाएगा के, एक चार्ज है क्यू, एक है Q/2, तो ये आ जाएगा Q इंटू Q/2 और डिस्टेंस है r/2 का होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा K Q²/2 अपॉन r²/4। तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ KQ²/r²। भाई ये 2 नीचे आ जाएगा और 4 ऊपर चला जाएगा तो ट्वाइस बन जाएगा, यानी कितना हो गया? 2F। F की वैल्यू इतनी थी तो 2F की वैल्यू ये आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -5, यानी 4 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन। और ये किधर लग रही है? माइनस एक्स एक्सिस की तरफ। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं भी, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। दोनों ऑपोजिट है तो नेट फोर्स कैसे निकलेगी? फोर्स ऑन सी, नेट फोर्स वो आ जाएगी एफ बी माइनस एफ ए। मैग्नीट्यूड को माइनस कर दो तो आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -5 माइनस 2 इंटू 10 की पावर -5। तो मेरे पास आ गया 2 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन। ये आ गई नेट फोर्स एक्टिंग ऑन सी। ठीक, क्लियर हो गया? ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब बच्चे हमारे लास्ट के 2 जबरदस्त वाले बढ़िया वाले क्वेश्चंस, तो देखते हैं उनको भी हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन आपको गिवन है, 2 चार्ज हैं कैपिटल क्यू, एक दूसरे से 2a डिस्टेंस की दूरी पर रखे गए हैं। एक तीसरा चार्ज स्मॉल क्यू और मास m का उसके मिड पॉइंट पर रखा है। ठीक, तो वो इक्विलिब्रियम में होगा। हमें पता है 2 बराबर चार्जेस के मिड पॉइंट पर जब चार्ज रखोगे तो वो इक्विलिब्रियम में होगा। हमने कंडीशन देखी थी उसकी इक्विलिब्रियम की, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन में कहा गया है अगर मैं स्मॉल क्यू को थोड़ा सा डिस्प्लेस करूं और छोड़ दूं तो उसका टाइम पीरियड मुझे कैलकुलेट करना है, यानी उसका मोशन टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए मुझे एसएचएम प्रूव करना होगा। अब याद करो एसएचएम की जो कंडीशन थी, अगर आप मेमोराइज करो थोड़ा सा क्लास 11th को, एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसमें आप पढ़ते थे एफ इज प्रोपोर्शनल टू -x या f इज इक्वल टू -kx। ये अगर आप प्रूव कर दो तो आपके पास ये एसएचएम प्रूव हो जाता था। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता था 2π√m अपॉन के। ये क्लास 11th की नॉलेज है जो आपको इस साल काम आएगी। मैंने आपको पिछले साल भी कहा था ये एसएचएम वाला पोर्शन क्लास 12th में भी कंटिन्यू फॉरवर्ड हो जाता है इनटू न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो ये उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स है हमारा, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, लेट्स एक्सप्लोर द क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें सिचुएशन क्या गिवन है? हमें गिवन है ये है कैपिटल क्यू, ये दूसरा चार्ज है कैपिटल क्यू, यहां बिल्कुल बीच में रखा गया है स्मॉल क्यू।
2a पूरी दूरी थी, तो ये जो इसका डिस्टेंस है फिलहाल ये भी a है और ये डिस्टेंस भी a है, क्योंकि कंप्लीट डिस्टेंस वाज 2a। ये अभी इक्विलिब्रियम में है। क्वेश्चन कह रहा है अगर मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दूं, तो देखो शिफ्ट करने के बाद मेरे पास क्या सिचुएशन बनेगी। मैं इसको थोड़ा सा इधर की तरफ शिफ्ट कर देता हूं, इस पोजीशन से। ठीक है, कितना शिफ्ट किया मैंने इसे शिफ्ट किया स्मॉल x डिस्टेंस शिफ्ट किया यहां से। यहां तक a था, x शिफ्ट हो गया तो ये दूरी आ गई a प्लस एक्स। यहां तक a था, उसमें से x कम हो गया तो ये दूरी आ गई a माइनस एक्स। ठीक है, अब इसके ऊपर नेट फोर्स कैलकुलेट करनी पड़ेगी जो लग रही है। एक फोर्स इसकी वजह से लगेगी इधर की तरफ, एक फोर्स इसकी वजह से लगेगी इधर की तरफ। दोनों फोर्स कैलकुलेट करें, दोनों में से ज्यादा कौन सी होगी, ये वाली, क्योंकि जिसका डिस्टेंस कम होता है वो फोर्स ज्यादा हो जाती है, चार्जेस तो बराबर है। तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स आएगी इसको हम बोलते हैं F1 इधर की तरफ, और इधर की तरफ बोलते हैं F2। ठीक है, तो जो नेट फोर्स आएगी वो आएगी F2 माइनस F1, क्योंकि F2 F1 से बड़ी होगी। F2 के लिए डिस्टेंस कम है, स्मॉल q इस वाले चार्ज के ज्यादा पास है, तो दूरी कम होने से इसकी फोर्स ज्यादा हो जाएगी। वो दूरी बढ़ गई तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि कूलम ने बताया था कूलम्स लॉ में फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे होता है। ठीक है, तो अब अगर मैं वैल्यूज रखता हूं एफ नेट की, या एफ बोल देता हूं इस फोर्स को मैं, तो वो F2 की वैल्यू रखो, ये आ जाएगा k या 1/4πε0। चार्जेस हैं q इंटू स्मॉल q, और डिस्टेंस है a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस 1/4πε0 q इंटू स्मॉल q, और दूरी है a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये वाली दूरी। ठीक है जी, ये आ गई वैल्यू। इसमें से देखो कॉमन क्या क्या है, ये दो कॉमन है, सब बाहर निकाल लो। तो आपके पास f की वैल्यू आई q इंटू स्मॉल q अपॉन 4πε0, यहां बचा 1/a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1/a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई मेरे पास। एलसीएम ले लो, तो आपके पास f आ गया q इंटू स्मॉल q अपॉन 4πε0, ऊपर बचा a प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे बन गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। भाई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म। ठीक है, और ये होल स्क्वायर ऐसा का ऐसे रहा। अब देखो ऊपर आपके पास फॉर्मूला आया a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर। क्लास 8th में आपने ये आइडेंटिटी सीखी थी एलजेब्रा में, और इसका आंसर होता था आपके पास 4ab। a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर इज 4ab। तो इसकी जगह मेरे पास 4ax आ जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा f इज इक्वल टू q इंटू स्मॉल q अपॉन 4πε0 इंटू 4ax अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया। ठीक है जी, अब मैंने इसको जो डिस्प्लेस किया, ये बहुत कम डिस्टेंस पर डिस्प्लेस किया जाता है, एसएचएम के लिए बहुत थोड़ा डिस्टेंस चाहिए होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे फॉर x वेरी वेरी लेस देन a, x की वैल्यू a से बहुत कम मानी जाएगी, क्योंकि बहुत छोटा सा डिस्प्लेस करना होता है। इवन जब आपको याद हो, आपने जब g का एक्सपेरिमेंट किया था, g कैलकुलेट करने के लिए टाइम पीरियड का यूज किया था पेंडुलम में, तो आप पेंडुलम को बहुत हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ते थे, उसमें ऐसे नहीं दूर करके छोड़ देते थे, उससे गड़बड़ हो जाती थी। हम हमेशा डिस्प्लेस करते थे स्मॉल डिस्टेंस के लिए। आप याद करो, हमने जब पेंडुलम की इक्वेशन करी थी, डेरिवेशन करी थी, उसमें भी हमने थीटा को बहुत कम लिया था, क्योंकि हमने कहा था हम बहुत स्लाइट डिस्टेंस से डिस्प्लेस करते हैं। तो एसएचएम के लिए हम डिस्टेंस को बहुत कम लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट बहुत कम होता है, तो एक्स की वैल्यू ए के कंपैरिजन में बहुत कम हो जाएगी। अब जब एक्स ए से बहुत छोटा है, तो ये जो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये अप्रोक्सीमेटली ए स्क्वायर ही हो जाएगा। तो इसकी जगह मैं ए स्क्वायर लिख सकता हूं, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा ए की पावर 4। तो मेरे पास एफ की वैल्यू आ जाएगी क्यू इंटू स्मॉल क्यू इंटू ए इंटू एक्स अपॉन
पाई एप्सिलॉन नॉट ए की पावर 4। ऊपर एक ए है, नीचे पावर 4 है, तो ये आ जाएगा क्यू अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब इंटू एक्स। ठीक है, ये आ गई वैल्यू मेरे पास इंटू एक्स, ये वैल्यू आ गई। अब देखो, इसमें मैंने फोर्सेस को ऑपोजिट लिया है ऑलरेडी, लेकिन मैं ऐसे नहीं मानूंगा, तो मैं यहां पर प्लस लगा सकता हूं इसकी जगह, देन आई कैन यूज प्लस। तो आपके पास यहां पर माइनस साइन भी आ जाएगा। अगर आप ऐसे करते हो तो आप यहां पर, अगर मान लो मैं नेट फोर्स निकालना चाहूं, दोनों फोर्स का सम कर दूं, मुझे नहीं पता डिस्टेंस क्या है, तो इसकी जगह मैं यहां -4ax लिख सकता हूं। तो मैं क्या लिख सकता हूं? -4ax इन दैट केस। ठीक है, क्योंकि एक चार्ज, एक फोर्स को मैं यहां प्लस लूंगा और दूसरी फोर्स को मैं यहां पर माइनस लूंगा। ठीक है, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी आपके पास प्लस और माइनस। रुको F2 हमने ऑपोजिट लिया ना, इसको माइनस लगाएंगे, सॉरी, वेक्टर डायरेक्शन के हिसाब से। ये प्लस, ये माइनस, तो यहां माइनस साइन मेरे पास ऑब्टेन रहेगा। करेक्ट, हाँ ठीक है, तो मेरे पास यहां पर माइनस माइनस लगता चला जाएगा। अब नोटिस करो, ये वैल्यू पूरी की पूरी कांस्टेंट है। चेक करो, कैपिटल क्यू साइड वाला चार्ज, स्मॉल क्यू बीच वाला चार्ज कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, ए सेमी डिस्टेंस कांस्टेंट। तो इसको मैं k मान सकता हूं। तो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स आ गया। यहां पर k की वैल्यू कितनी आई? Q इंटू क्यू पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब, या मैं लिख सकता हूं F प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ये किसकी कंडीशन है? दिस इज द कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये किसकी कंडीशन है? SHM की, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो मैंने SHM प्रूव कर दिया। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या यूज करूंगा? टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k। वैल्यू प्लेस करके देखो, तो टाइम पीरियड विल बी 2 पाई अंडर रूट m, और k की वैल्यू यहां से पुट कर दो, ये वैल्यू, तो मेरे पास आ गया q इंटू स्मॉल क्यू अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट a क्यूब। ये ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास टाइम पीरियड आ गया 2 पाई अंडर रूट पाई एप्सिलॉन नॉट a क्यूब, और यहां m अपॉन q इंटू स्मॉल q। दिस बिकम्स द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है ना? हाँ, यही वैल्यू आपको आंसर में भी गिवन है इसमें। गॉट इट? तो ये हमने किया इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम पीरियड का। ठीक है, ये तब था जब हमें गिवन है कि चार्ज को मैंने लाइन के अलोंग डिस्प्लेस किया। जो अगला क्वेश्चन है वो कहता है मैंने लाइन के परपेंडिकुलर डिस्प्लेस किया। उसमें भी देखते हैं उसमें हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे टाइम पीरियड। यहां तक समझ में आ गया? अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसमें हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हुआ है। डिस्प्लेसमेंट इज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। टाइम पीरियड के लिए कॉन्सेप्ट यही याद रखना, जब भी एसएचएम करोगे तो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। यही कॉन्सेप्ट आपको लेकर के चलना है, अदरवाइज आप एसएचएम प्रूव नहीं कर सकते। एसएचएम के लिए, टाइम पीरियड के लिए आपको एसएचएम प्रूव करना है, और एसएचएम की कंडीशन होती थी F प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको दो चार्जेस गिवन है Q और Q, और उनके बीच में माइनस Q रखा गया है। ठीक है, उनके बीच में एक तीसरा चार्ज माइनस Q रखा गया है। यहां पर माइनस होना जरूरी है, अगर माइनस नहीं होगा प्लस चार्ज होगा तो एसएचएम पॉसिबल नहीं है इस केस में। ये याद रखना, सेकंड केस में जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें एसएचएम सिर्फ तब पॉसिबल होगा जब सेंटर वाला चार्ज नेगेटिव हो। तो अब हमको गिवन है दो चार्जेस Q और Q, इनके बीच की टोटल दूरी है 2a, और यहां पर मैंने रखा है माइनस Q। ये डिस्टेंस भी a है, ये डिस्टेंस भी a है। ठीक है, ये इनिशियल केस है। इसके बाद हमको कहा गया है ये चार्ज Q, ये चार्ज Q अपनी जगह पर ही है, ये चार्ज मूव करके ऐसे चला गया यहां पर माइनस Q। ऐसे की बनेंगे, ये जो दूरी है ये x है, ये a है, ये a है। ठीक है, तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं ये दूरी निकाल सकता हूं। ये दूरी मेरे पास आ जाएगी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से।
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, डिस्टेंस आ गया। ठीक है, अब देखो ये जो Q है इस माइनस Q को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा विद अ फोर्स, तो ये फोर्स हमने इधर बना ली, इसको मैंने नाम दिया F। ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा और ये फोर्स भी सेम होगी, क्यों? चार्जेस सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो फोर्स सेम हो जाएगी। तो अब मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, अगर आप देखो ध्यान से यहां मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, F और F। ठीक है, अगर मैं एक्सिस बना दूं तो मेरे पास एक्सिस इस तरह से बन जाएंगे, ये एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास वाई एक्सिस है। ठीक है, ठीक है जी। अब अगर मान लो ये एंगल मैं थीटा मानता हूं, थीटा और थीटा दोनों तरफ बराबर होगा, तो इस एफ का इधर कंपोनेंट होगा एफ कॉस थीटा और इधर कंपोनेंट होगा एफ साइन थीटा। ऐसे ही इस एफ का इधर कंपोनेंट होगा एफ साइन थीटा और इधर कंपोनेंट होगा एफ कॉस थीटा। देखो ध्यान से, ये दोनों साइड के जो साइन थीटा थे, भाई ये वाला साइन थीटा कंपोनेंट और ये साइन थीटा कंपोनेंट, एक इधर और एक इधर, कैंसिल, सम इनका 0। तो मैं लिख सकता हूं सम ऑफ एफ साइन थीटा 0 है, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन ये जो कॉस थीटा वाले कंपोनेंट है ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है। कौन सी डायरेक्शन में? वाई डैश डायरेक्शन में, माइनस। तो नेगेटिव वाई डायरेक्शन के लिए माइनस लिखूंगा मैं यहां पर। तो मेरे पास जो नेट फोर्स आ जाएगी, नेट फोर्स, ठीक है, वो मेरे पास आ जाएगी माइनस ऑफ 2f cos थीटा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस पर लग रहा है। ठीक है, माइनस ऑफ 2f cos थीटा। अब f की वैल्यू निकालें, जो फोर्स लग रही है ये और ये, f की वैल्यू आ जाएगा k q अपॉन q, और डिस्टेंस कितना है ये, इसका स्क्वायर, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, यानी सिर्फ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये डिस्टेंस आ गया मेरे पास, ये फोर्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू देखो, इस ट्राइंगल को ले लो, ये एंगल थीटा है, कॉस थीटा की वैल्यू निकालो यहां से। कॉस थीटा होता है, बोलो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? बेस है एक्स, और हाइपोटेन्यूज क्या है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, अंडर रूट को हम पावर हाफ लिखते हैं। अब ये वाली एफ की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू इस फॉर्मूला में रख दो, तो मेरे पास आ गया एफ नेट इज इक्वल टू -2 इंटू एफ, के की जगह में 1/4πε0 लिख सकता हूं, क्यू इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस थीटा की जगह एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। ठीक है, इस 2 से ये बन गया 2, पावर 1 और पावर हाफ बन गई 1.5, यानी 3/2। तो मेरे पास आ गया एफ नेट इज इक्वल टू माइनस क्यू क्यू एक्स अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अब इसमें देखो ध्यान से, अगर x बहुत कम होगा a से, तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर की पावर 3/2 बन जाएगा a क्यूब। तो मेरे पास आ जाएगा एफ नेट इज इक्वल टू माइनस क्यू क्यू एक्स अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट a क्यूब। ठीक है, अब देखो इसको मैं लिख सकता हूं एफ नेट इज इक्वल टू माइनस के एक्स, और यहां पर k जो है ये आ जाएगा q इंटू स्मॉल q अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट a क्यूब। देखो कैसे भाई, कैपिटल Q कांस्टेंट है, स्मॉल q कांस्टेंट है, 2π कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है तो उसका क्यूब भी कांस्टेंट है। तो ये सारी वैल्यूज मेरे पास क्या निकल करके आ गई? ये सारी वैल्यूज मेरे पास कांस्टेंट्स आ गई। तो f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, या लिख सकता हूं f नेट इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। और ये किसकी कंडीशन है? दिस इज द कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। और जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन प्रूव कर देते हैं तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला, फिर उसके बाद कुछ नहीं बचता,
टू पाई अंडर रूट एम अपॉन के की वैल्यू ये है, वैल्यू प्लेस कर दो तो आपके पास आ गया टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम, और के की वैल्यू q इंटू स्मॉल q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब, ऊपर ले जाओ तो आपके पास टाइम पीरियड आ गया 2 पाई अंडर रूट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब एम अपॉन क्यू इंटू स्मॉल क्यू। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जब हमने चार्ज को डिस्प्लेस किया था परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट। ठीक है जी, तो ये हमारे क्वेश्चंस थे। अच्छा, ये तो हमने क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। अब एक चीज सब लोग याद रखेंगे, आप लोगों ने अब जब भी आपको कोई क्वेश्चन दोबारा देखना होगा तो इसकी रिकॉर्डिंग आप चेक कर पाएंगे, और ये याद रखना है कि जब मैं आपको अब जब रिकॉर्डिंग के जो लिंक्स हैं वो आपकी ईमेल्स पर आएंगे जो आपने मुझे भेजी हैं, जो आपने ईमेल्स मुझे दी हैं उसी पर आपके पास लिंक आएगा, और आप उसी ईमेल का इस्तेमाल करके यूट्यूब पर इन वीडियोस को चेक कर पाएंगे, देख पाएंगे। जब भी आपको दोबारा डाउट होगा तो आप कभी भी इनको देख सकते हैं, बट ओनली यूजिंग दोज ईमेल्स। उसके अलावा किसी और ईमेल से आप इसको खोलने की कोशिश करेंगे तो ये वीडियोस आपके लिए ओपन नहीं होंगी। तो ये तो था हमारा जो क्वेश्चंस थे उनका डिस्कशन। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये यूज भी होगा आगे चल करके इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? किसी भी चार्जेस को अगर बहुत पास 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 रख दिया जाए एक लाइन के ऊपर, मान लो मैंने ये के तार ली और मैंने इस पर चार्ज को बिल्कुल पास 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 ऐसे फैलाता चला गया इसके ऊपर, या मैंने एक शीट ली, मान लो एल्यूमिनियम की, या एक पेपर ले लिया और उसके ऊपर चार्ज को बहुत पास पास ऐसे स्प्रेड कर दिया पूरे पेपर के ऊपर या पूरी एल्यूमिनियम की शीट के ऊपर। या मैंने क्या किया, मैंने एक कोई क्यूब ली और चार्ज को उसकी पूरी बॉडी के अंदर बराबर से स्प्रेड आउट कर दिया और बहुत पास पास। ठीक है, तो यहां आप नोटिस करोगे कि ये जो चार्ज है मैक्रोस्कोपिक लेवल पर ये अलग अलग सिंगल चार्ज की तरह ना बिहेव करके पूरे के पूरे एक कंटिन्यूअस फॉर्म में चार्ज की तरह बिहेव करेगा। इसी को बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? अ सिस्टम ऑफ क्लोजली स्पेस्ड इलेक्ट्रिक चार्जेस। क्या है ये? अ सिस्टम ऑफ क्लोजली स्पेस्ड इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, अब आप नोटिस करोगे यहां पर ये जो पतली सी तार थी इसके अंदर एक ही डायमेंशन, उसकी लंबाई ही मैटर करती है, उसकी चौड़ाई बहुत कम होगी तो जो चार्ज है मैं कहूंगा वो उसकी लंबाई पर बराबर से फैला है, एक ही डायमेंशन के अक्रॉस चार्ज फैला है। यहां देखो शीट के अंदर, पेपर की शीट के अंदर एक तो उसकी लंबाई और एक चौड़ाई, लेकिन उसकी मोटाई वो मैटर नहीं करती, नेग्लिजिबल होती है इन दो के कंपैरिजन में।
तो यहां पर 2 डायमेंशन के अलोंग चार्ज बराबर से फैला है। ये जो क्यूब है इसकी पूरी वॉल्यूम के अंदर, मैंने नॉन मेटेलिक क्यूब ली, उसकी पूरी वॉल्यूम के अंदर मैंने चार्ज को इवनली स्प्रेड आउट कर दिया। तो यहां पर तीनों डायमेंशन में चार्ज यूनिफॉर्मली फैला है। तो ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बेसिकली 3 टाइप्स का हो सकता है। पहला है वन डायमेंशनल, या इसको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। दूसरा है 2 डायमेंशनल, या इसको सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। और तीसरा है 3 डायमेंशनल, या इसको वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। तो हमारे पास 3 तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाते हैं डिपेंडिंग के बॉडी किस तरह की है। अगर मान लो मेरे पास एक बहुत बारीक सी तार है, तो उस बारीक सी तार के अंदर केवल उसकी लंबाई ही मैटर करती है। तो जब मैं चार्ज को उसके ऊपर स्प्रेड आउट करूंगा तो वो चार्ज उसकी लंबाई पर इवनली स्प्रेड आउट हो जाएगा। तो इसको वन डायमेंशनल या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। जब मैं एक पेपर या एक शीट लूंगा, कोई पतली सी लैमिना लूंगा, तो उसके ऊपर जब मैं चार्ज को स्प्रेड आउट करूंगा, वो चार्ज इवनली उसके पूरे एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे 2 डायमेंशनल या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरह से अगर मान लो मैं कोई नॉन मेटेलिक, किसी इंसुलेटिंग मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक की क्यूब लेता हूं, तो उसके ऊपर जो चार्ज है वो पूरी वॉल्यूम में स्प्रेड आउट हो जाएगा। तो उसको हम बोलेंगे 3D या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहां पर अगर मैं आपसे एक एग्जांपल पूछूं, मान लो ये मेरे पास एक रिंग है, बहुत पतली सी तार का बना हुआ एक छल्ला, रिंग, ठीक है। ये कौन से टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है? तो अब देखो ध्यान से, अगर मैं इस रिंग को यहां से काटूं और उसके बाद इसको सीधा कर दूं, तो मुझे ऐसी एक सीधी सी तार मिल जाएगी। तार पर कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन आएगा? लीनियर। तो देखने में ऐसा लगता है जैसे ये 2 डायमेंशनल बॉडी, क्योंकि रिंग एक प्लेन में होता है, 2 डायमेंशनल बॉडी है, लेकिन उसके ऊपर चार्ज, यहां बीच में थोड़ी चार्ज है कहीं। चार्ज कहां है? सरकमफेरेंस पे। चार्ज कहां पर है उसकी? केवल सरकमफेरेंस पर है। तो सरकमफेरेंस तो लंबी सी लाइन होती है, तो इसलिए वहां पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा वो लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। रिंग का केस इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे चल करके हम रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट आपके काम आएगा कि जो रिंग है वो एक्चुअली में देखने में लगता है जैसे 2 डायमेंशनल बॉडी है, लेकिन उसके ऊपर जब चार्ज स्प्रेड किया जाता है तो वो चार्ज 1 डायमेंशनल फॉर्म में ही स्प्रेड आउट होता है। गॉट इट? तो वो 1 डायमेंशनल यानी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है। अब ये जो चार्ज मैंने स्प्रेड आउट किया, इसमें अगर मैं चार्ज, ये तो पूरी लेंथ L है, मान लो ये जो चार्ज है, ये चार्ज की वैल्यू है Q और इसकी पूरी लंबाई है L। तो इसकी यूनिट लेंथ के अंदर जो चार्ज होगा उसको बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा। इसको बोलेंगे Q अपॉन L। क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर कोई ये कंडक्टर है मेरे पास जिसके पास चार्ज Q है और इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो L है, तो जो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा होगी वो Q अपॉन L बन जाएगी। अब अगर मैं इसकी यूनिट बनाने की बात करूं, Q चार्ज के लिए यूनिट होती है कूलम, और लेंथ के लिए यूनिट होती है मीटर। तो बन गई कूलम पर मीटर। इसकी यूनिट बन जाती है ऐसा यूनिट, कूलम पर मीटर। इसे बोलते हैं लिनियर चार्ज डेंसिटी। अब मान लो इसका मैं एक बहुत छोटा सा टुकड़ा ले लूं, लेट अस टेक अ वेरी स्मॉल पीस। इसका एक बहुत छोटा सा पीस ले लेता हूं। इस छोटे से पीस के ऊपर छोटा सा चार्ज है dq और इसकी लंबाई छोटी सी है dl। तो मैं लैम्डा को dq अपॉन dl भी लिख सकता हूं, यानी वेरी स्मॉल चार्ज डिवाइडेड बाय द वेरी स्मॉल लेंथ ऑफ दैट एलिमेंट। तो लैम्डा को हम इस फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। लैम्डा को क्या बोलते हैं? लैम्डा होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है। इसके बाद आते हैं सरफेस वाली बॉडी पर। जब हमने चार्ज को बराबर से स्प्रेड आउट किया एक सरफेस पर,
इस बॉडी को अगर आप ध्यान से देखो, इसके अंदर अगर Q चार्ज था और इसका पूरा एरिया था S, तो यहां पर अगर मैं चार्ज पर यूनिट सरफेस Q अपॉन S निकालू, इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ये जो सिंबल है ये है सिग्मा, ठीक है। तो सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर कोई बॉडी है जिसके ऊपर चार्ज है Q और उसका सरफेस एरिया है S, तो चार्ज पर यूनिट एरिया बन जाएगा Q अपॉन S, और इसी को बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। कौन से एग्जांपल्स हैं? पतली शीट तो है ही, इसके अलावा अगर मैंने कोई मेटल का स्फेयर लिया, अब मेटल का स्फेयर चाहे वो खोखला हो या वो सॉलिड हो, ठोस, मेटल की खासियत होती है, मैंने आपको बताया था, द चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल। मेटल कंडक्टर के सरफेस पर चला जाता है चार्ज, तो उसकी वॉल्यूम में कभी भी चार्ज अंदर नहीं मिलेगा। चार्ज सारा का सारा कहां मिलेगा? सरफेस पर। अगर वो स्फेयर है तो स्फेयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 4πr²। मेरे पास एक सॉलिड या होलो स्फेयर है, स्फेरिकल शेल है, और उसका रेडियस r है, तो उसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 4πr² होगा मेरे पास। तो वहां पर अगर चार्ज Q मैंने उसको दिया तो Q अपॉन 4πr² मेरे पास बन जाएगी उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी। मान लो मेरे पास हॉलो स्फेयर हो या सॉलिड स्फेयर हो, मान लो जैसे मेरे पास ये है, चाहे हॉलो स्फेयर हो या सॉलिड स्फेयर हो, इसका रेडियस है r, इसको मैंने चार्ज Q दिया, तो इसके लिए मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला Q अपॉन 4πr² इस्तेमाल करूंगा। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि डेरिवेशन में इस्तेमाल करवाऊंगा मैं। ये डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड स्फेयर एंड अ होलो स्फेरिकल शेल, तो दोनों में ही हम इस्तेमाल करेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जब चार्ज को सरफेस पर बराबर से फैला दिया जाए, उसमें हम यूज करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा का, जो होती है चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। अब मैं अगर इसकी यूनिट निकालना चाहूं तो चार्ज के लिए यूनिट होगी कूलम और एरिया के लिए होती है मीटर स्क्वायर, तो बन जाती है कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या बन जाती है? कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये बन जाती है सरफेस चार्ज डेंसिटी की यूनिट। अब इसी तरह से अगर मान लो मेरे पास कोई नॉन कंडक्टिंग कोई बॉडी है और मैं चार्ज उसके ऊपर Q चार्ज उसकी पूरी वॉल्यूम V के अंदर स्प्रेड आउट कर दूं, तो इसमें चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसको मैं बोलूंगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। ये जो रो है इसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है डेंसिटी या चार्ज स्प्रेड आउट पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज स्प्रेड आउट पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी बॉडी के अंदर पर यूनिट, हर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज फैला होता है वो उसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो के बराबर होता है। ये केस कहां होगा? मान लो आपके पास कोई नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, उसका आपने स्फेयर ले लिया, तो उसमें जब आप चार्ज स्प्रेड आउट करोगे तो वो सरफेस पर नहीं जाएगा, वो उसकी पूरी वॉल्यूम में इवनली स्प्रेड आउट होगा। तब वहां पर हम इस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो का इस्तेमाल करेंगे। एनसीईआरटी में क्वेश्चन गिवन है, उसमें भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। जो आपका एटम का प्लम पुडिंग मॉडल होता था उसके ऊपर वो बेस्ड है क्वेश्चन, तो मैं आपको जब कराऊंगा तब मैं बताऊंगा किस तरह से हम इस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का इस्तेमाल उस क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी यूनिट की। अब देखो, चार्ज के लिए मैं यूज करूंगा कूलम और वॉल्यूम के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा मीटर क्यूब। तो मेरे पास इसकी यूनिट बन गई कूलम पर मीटर क्यूब। तो जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है उसकी यूनिट होती है कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब मान लो इस सरफेस पे मैं एक छोटा सा एरिया का एलिमेंट टुकड़ा ले लूं। ये इसका छोटा सा एरिया है ds और इस पर छोटा सा चार्ज है dq। तो मैं इस सिग्मा को dq अपॉन ds भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? dq अपॉन ds। तो यहां से अगर मैं dq निकालना चाहूं, ये आ जाएगा सिग्मा ds। ऐसे यहां से अगर मैं dq निकालना चाहूं तो आ जाएगा लैम्डा dl। इसी तरह से अगर मैं इसकी वॉल्यूम का एक टुकड़ा ले लूं, मान लो ये वॉल्यूम का एक पीस ले लिया, इस पर चार्ज है dq और इसकी वॉल्यूम है dv, तो मैं रो को dq अपॉन dv भी लिख सकता हूं। तो यहां से अगर मैं dq की वैल्यू निकालना चाहूं, यह आ जाएगी रो इंटू dv। तो इस तरह से हम इन चार्ज डेंसिटीज का
इस्तेमाल स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज कैलकुलेट करने के लिए कर सकते हैं, और फिर इस चार्ज से जब हम वैल्यूज डेरिवेशन में रखते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन, उनके सॉल्यूशन बनते चले जाते हैं। ठीक है, ये था कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हमने तीन तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े, कौन कौन से? पहला है वन डायमेंशनल या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है 2D या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा है 3D या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर चार्ज यूनिफॉर्मली लेंथ के अलोंग फैला हुआ हो तो उसे वन डायमेंशनल या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अगर चार्ज यूनिफॉर्मली सरफेस एरिया पर फैला हो तो उसे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। और अगर चार्ज यूनिफॉर्मली वॉल्यूम पर, पूरी वॉल्यूम के अंदर फैला हुआ हो तो उसे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। ठीक है, इन तीनों के अंदर हम तीन तरह की चार्ज डेंसिटीज का इस्तेमाल करते हैं। लैम्डा होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ, सिग्मा होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, रो होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। लैम्डा की यूनिट होती है कूलम पर मीटर, सिग्मा की यूनिट होती है कूलम पर मीटर स्क्वायर, और रो की यूनिट होती है कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारा तीन तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था। गॉट इट?